खुशामदीद। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सफ़र पर निकलने वाले हैं। एक ऐसा सफ़र जहां हम देखेंगे कि लेबोरेटरी के टेस्ट ट्यूब में पड़ा एक मामूली सा केमिकल कंपाउंड, यानी एक आम मॉलिक्यूल, किन कड़े मराहल से गुजरकर फार्मेसी तक पहुंचने के बाद एक जिंदगी बचाने वाली बाकायदा दवा में तब्दील होता है। अब जरा सोचें, दुनिया में लाखों बल्कि करोड़ों ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मौजूद हैं, लेकिन ऐसा क्या जादू है जो इनमें से किसी एक को दवा का दर्जा दे देता है? एक ऐसी चीज जो हमारे जिस्म के अंदर जाकर उसके काम करने के अंदाज यानी फिजियोलॉजिकल फंक्शंस को मुस्बत अंदाज में बदलने की पूरी ताकत रखती हो। इसका जवाब छुपा है एक केमिस्ट और एक फार्मासिस्ट के देखने के अंदाज में। देखें, एक केमिस्ट का सारा ध्यान मॉलिक्यूल की साख्त और उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज पर होता है। वो मॉलिक्यूल बनाता है। लेकिन एक फार्मासिस्ट वो इससे एक कदम आगे की सोचता है। उसका फोकस बायोलॉजिकल एक्टिविटी पर होता है, यानी ये केमिकल इंसानी जिस्म में जाकर असल में क्या करेगा और इसे किस बेहतरीन शक्ल यानी डोजेज फॉर्म में मरीज तक पहुंचाया जाए ताकि वो बीमारी को जड़ से खत्म कर सके। तो इस पूरे प्रोसेस को तफसील से समझने के लिए आज के इस जायजे को हमने 4 अहम हिस्सों में बांटा है। पहले अद्वियात के ज़राए और साख्त, फिर उनकी फिजिको-केमिकल खुसूसियात, उसके बाद ड्रग डेवलपमेंट और ड्रेप का किरदार, और आखिर में फॉर्मुलेशन और क्वालिटी। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं, यानी ड्रग ओरिजिन्स और स्ट्रक्चर। ड्रग डिस्कवरी के वक्त सबसे पहला सवाल यही आता है कि आखिर ये दवाइयाँ आती कहाँ से हैं। अगर हम अद्वियात के ज़राए की बात करें तो उन्हें मोटे तौर पर 4 अक़साम में बांटा जा सकता है। पहली तो हो गई कुदरती या नेचुरल, जैसे फफूंदी से मिलने वाली पेनिसिलिन या पौधों से हासिल होने वाली विनक्रिस्टीन। फिर आती हैं सेमी सिंथेटिक, यानी वो जिनके कुदरती अज्जा में लैब के अंदर थोड़ी सी कीमियाई तब्दीली की जाती है, जैसे अमॉक्सिसिलिन। तीसरी वो जो 100% लेबोरेटरी में बनती हैं, यानी सिंथेटिक अद्वियात, जिसकी बेहतरीन मिसाल एस्पिरिन है। और चौथी जो सबसे हैरत अंगेज है वो है बायोटेक्नोलॉजिकल अद्वियात की किस्म। और ये जो चौथी किस्म है ना, इसमें बायोटेक्नोलॉजी ने तो कमाल ही कर दिया है। जरा तसव्वुर करें, साइंसदान आजकल जेनेटिक इंजीनियरिंग के जरिए ई कोलाई जैसे बैक्टीरिया और खमीर को इस्तेमाल करके बिल्कुल इंसानों जैसी प्रोटीन्स तैयार कर रहे हैं। उसकी सबसे शानदार और आम मिसाल ज़ियाबतीस के मरीजों के लिए बनने वाली इंसानी इंसुलिन है, जो इन्हीं बैक्टीरिया के जरिए तैयार की जाती है ना कमाल की बात? खैर, जब कोई नया मॉलिक्यूल मिल जाता है तो अगला मरहला उसकी पहचान का होता है। इसके लिए एनएमआर और इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी यानी आईआर जैसी टेक्निक्स काम आती हैं। ये मॉलिक्यूल के फिंगरप्रिंट की तरह हैं। स्क्रीन पर मौजूद इस ग्राफ को देखें, ये एन प्रोपानोल का आईआर स्पेक्ट्रम है। यहाँ आप 3000 इनवर्स सेंटीमीटर्स के करीब इस एल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप की पीक को बड़ी आसानी से नुमाया देख सकते हैं। अब जरा इसका मुवाजना एस्टोन से करें। यहाँ आपको अल्कोहल वाली पीक नहीं मिलेगी, बल्कि 1800 इनवर्स सेंटीमीटर्स के करीब कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप की एक वाज़ेह पीक नजर आएगी। यही वो ज़बरदस्त तरीका है जिससे हम नामालूम मॉलिक्यूल्स के अंदर मौजूद फंक्शनल ग्रुप्स और उनकी पूरी साख्त की बिल्कुल दुरुस्त निशानदेही कर लेते हैं। और जब हमें बीमारी फैलाने वाले एंजाइम या रिसेप्टर का स्ट्रक्चर मालूम हो जाए तो फिर हम इस्तेमाल करते हैं स्ट्रक्चर बेस्ड ड्रग डिज़ाइन, यानी SBDD। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे किसी खास ताले के लिए उसकी परफेक्ट चाबी बनाई जा रही हो। एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी की मदद से साइंसदानों ने HIV प्रोटीएस का 3D स्ट्रक्चर मैप किया और ऐसी टारगेटेड अद्वियात बनाई जो सीधा निशाने पर लगती हैं, जिससे अफादियत बढ़ जाती है और साइड इफ़ेक्ट्स कम से कम रह जाते हैं। अब आते हैं हम अपने दूसरे हिस्से की तरफ, फिजिको-केमिकल प्रॉपर्टीज़। ये वो तबई और कीमियाई खुसूसियात हैं जो ये तय करती हैं कि दवा जिस्म के अंदर जाकर आखिर कैसा बर्ताव करेगी। देखें, किसी भी दवा का इस्तेमाल कैसे होगा, इसका बहुत बड़ा इन्हिसार उसकी हलपजीरी यानी सॉल्युबिलिटी पर होता है। अगर आपको एक दवा इंजेक्शन यानी IV के जरिए खून में देनी है तो उसका पाने में बहुत ज़्यादा हलपजीर होना लाजमी है। दूसरी तरफ जो अद्वियात मरहम या क्रीम की सूरत में जिल्द पर लगाई जाती हैं, उन्हें लिपोफिलिक यानी चर्बी में हलपजीर होना चाहिए ताकि वो जिल्द के अंदर तक आराम से जज्ब हो सकें। अद्वियात के असरात को समझने के लिए एक और बहुत अहम कॉन्सेप्ट है पार्टीशन कोएफिशिएंट या लॉग P का। अब जरा मॉर्फिन और हेरोइन के इस मुवाजने को देखें। मॉर्फिन का लॉग P 0.9 के करीब है, इसलिए ये ब्लड ब्रेन बैरियर को जरा आहिस्ता क्रॉस करती है। लेकिन जब इसके केमिकल स्ट्रक्चर को बदलकर हेरोइन बनाई जाती है तो इसका लॉग P बढ़कर 2.3 हो जाता है। ये हाईली लिपोफिलिक बन जाती है, दिमाग में फौरन दाखिल होती है, और यही वजह है कि इसके असरात इतने शदीद होते हैं और इसकी लत लगने का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। चलें, अब लेबोरेटरी से निकलकर थोड़ा मैक्रो लेवल पर आते हैं। हमारा तीसरा हिस्सा, द ड्रग डेवलपमेंट पाइपलाइन और ड्रैप।
कोई भी दवा मार्केट में आने से पहले टेस्टिंग के किन कड़े इम्तिहानात से गुजरती है, आइए देखते हैं। एक दवा की तैयारी का ये सफ़र सालों पर मुहित होता है। सबसे पहले टारगेट की दरियाफ्त होती है, फिर बारी आती है प्री क्लिनिकल रिसर्च की, जहां सेल्स और जानवरों पर तजुर्बात किए जाते हैं। अगर नताइज महफूज हों तो IND एप्लीकेशन फाइल होती है और सबसे आखिर में वो अहम क्लिनिकल ट्रायल्स शुरू होते हैं, जिनके 3 मुख्तलिफ फेजेज़ में इस दवा को इंसानों पर टेस्ट किया जाता है ताकि उसकी हिफाजत यकीनी बनाई जा सके। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो इसका एक बाकायदा और सख्त तरीक़ाकार है। फ़र्ज़ करें आपने अल्जाइमर के लिए कोई नई दवा तैयार की, तो सबसे पहले आप जानवरों पर अपने प्री क्लिनिकल स्टडीज़ मुकम्मल करेंगे। फिर आप ड्रेप यानी ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान को एक दरख्वास्त जमा करवाएंगे। वहाँ से और नेशनल बायोएथिक्स कमेटी NBC से बाकायदा मंजूरी मिलने के बाद ही आप फ़ेज़ 1 के इंसानी ट्रायल्स का आगाज़ कर सकते हैं। अब हम अपने सफ़र की चौथी और आखिरी मंजिल पर आ गए हैं, फॉर्मुलेशन और क्वालिटी। ये वो जगह है जहां केमिकल एक महफूज, मुस्तहकम और इस्तेमाल के काबिल दवा की शक्ल इख्तियार करके फार्मेसी के शेल्फ पर आ जाता है। आप सबने एलर्जी का आम सा सिरप T-डे तो देखा ही होगा। अब ज़रा इसकी फॉर्मुलेशन का ऑपरेशन करते हैं। इसमें जो असल इलाज करने वाला केमिकल है, जिसे एक्टिव इंग्रेडिएंट या इंसिपिएंट कहते हैं, वो तो सिर्फ लीवोसेटेरिडीज़ीन है, लेकिन इसके साथ आपको मिथाइल पैराबेन, सुक्रोज और सिट्रिक एसिड जैसी चीज़ें भी मिलेंगी। ये एक्सिपिएंट्स कहलाते हैं। इनके बगैर दवा ना तो मीठी हो सकती है, ना ही उसकी सही शक्ल बरकरार रह सकती है, और ना ही वो लंबे अरसे तक महफूज रह सकती है। अच्छा, दवा तैयार तो हो गई, मगर इसके आला म्यार की गारंटी कैसे दी जाए? यहाँ एंट्री होती है क्वालिटी अश्योरेंस और क्वालिटी कंट्रोल की। और याद रखें, ये दोनों एक चीज़ नहीं है। क्वालिटी अश्योरेंस एक प्रोएक्टिव काम है। इसका मकसद दवा बनने के पूरे प्रोसेस को इतना फूल प्रूफ बनाना है कि कोई खराबी पैदा ही ना हो, जबकि क्वालिटी कंट्रोल एक रिएक्टिव अप्रोच है, जिसमें फाइनल प्रोडक्ट बनने के बाद उसको टेस्ट करके खामियों को पकड़ा जाता है। और इस केमिकल स्टेबिलिटी को चेक करने के भी मुख्तलिफ तरीके हैं। एक तरीका क्वालिटेटिव है, जैसे अगर आप किसी एक्सपायर्ड एस्पिरिन को सूंघें तो उसमें से सिरके जैसी बू आती है, जो साफ बता देती है कि दवा ख़राब हो चुकी है। दूसरा तरीका क्वांटिटेटिव है। इसमें हसास आलात इस्तेमाल होते हैं, जैसे UV स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, जिसके ज़रिए पैरासिटामोल जैसी दवा की बिल्कुल दुरुस्त मिकदार और खालिसपन नापा जाता है, ताकि मरीज़ को बिल्कुल सही और परफेक्ट डोज मिले। तो जनाब, एक पेचीदा कीमियाई मालिक्यूल से लेकर मरीज की जान बचाने वाली दवा तक का यह सफ़र वाकई हैरानकुन है। हमने देखा कि कैसे फार्मासिस्ट एक केमिकल को इंसानी सेहत के साथ जोड़ने वाली सबसे अहम कड़ी हैं। अब आप ज़रा सोचें, जैसे जैसे ड्रग डेवलपमेंट की यह समझ गहरी हो रही है और नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, तो मुस्तकबिल में फार्मेसी की यह प्रैक्टिस कितनी महफूज और कितनी ज़्यादा मौसर होने वाली है। आज के इस मालूमाती जायजे में हमारे साथ इस सफ़र का हिस्सा बनने का बहुत शुक्रिया।